Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss the Dawn article Selling Sand. Okay, तो आज हम इसको क्रिटिकली एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे कि इसका जनरल व्यू क्या है, राइटर का पर्सपेक्टिव क्या है, वो इस हवाले से इस आर्टिकल में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, राइटर इज़ जमील अहमद और उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। मगर इससे पहले कि हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो हम देख लेते हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ वोकैब जो है वो आपके साथ शेयर कर रखी है यहाँ पे। तो वोकेबलरी हम पहले देख लेंगे ताकि जो है हमें इनका लिटरल मीनिंग पता चल जाए, ताकि जब हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें आर्टिकल को तो हमें डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी वोकैब, देन हम मूव करेंगे अपने आर्टिकल की तरफ। तो इस आर्टिकल में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। द फर्स्ट वन वर्ड इज़ इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट क्या है? इसका मतलब है अंधाधुन। ठीक है, अंधाधुन अब ये एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है यहाँ पर, अंधाधुन। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि आर्टिकल में ये अंधाधुन किस सेंस में किस चीज़ को कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड वर्ड हमारे पास आता है रेजिलियंस। ठीक है, रेजिलियंस हमारे पास है लचक। ठीक है, किसी भी चीज़ में लचक पैदा कर देना। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है निकालना। ठीक है, किसी भी चीज़ का निकलना। नेक्स्ट वन एंड्योवर। एंड्योवर कोशिश करना, किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करना। ठीक है, आगे आता है हमारे पास ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव होता है मुनाफा बख्श। मुनाफा बख्श यानी जिससे हमें नफ़ा मिले, जिससे हमें फ़ायदा मिले। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि हैवुक लिखा हुआ है। हैवुक होती है तबाही। ठीक है, कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की तबाही आ गई हो तो हम उसके लिए वर्ड हैवुक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या है? खुदाई करना। ठीक है, खुदाई करना मतलब कि किसी भी चीज को खोद कर निकालना। ठीक हो गया। ओके जी, ये थी हमारे पास हमारी कुछ वोकेबलरी जो कि हमें इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी। और ये वोकेबलरी मैंने आपके साथ इसलिए भी शेयर कर ली थी ताकि जो है वो आपके लिए आसानी हो जाए। जब ये हम आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल का मेन टाइटल हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? सेलिंग सैंड। ठीक है, सेलिंग सैंड, और जिसको लिखा है जमील अहमद ने। और ये आज ही का जो है वो आर्टिकल है। ठीक है, 11 अप्रैल 2023 का आपको नज़र आ रहा होगा। सेलिंग सैंड में ये कहेगा क्या, मैं आपको मेन टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे हम इसको देखते जाएंगे। ठीक है, सेलिंग सैंड यानी कि ज़मीन का बिकना। अब ज़मीन कौन सी है? ये सरजमीन की बात हो रही है, प्लेनेट अर्थ की बात हो रही है, जिसमें जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी सैंड को ख़राब किया जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिवास्टेटिंग साबित हो रही हैं हमारी अर्थ के लिए, प्लेनेट के लिए, यहाँ की सैंड के लिए। ठीक है, तो हम अपनी इसको क्रिटिकली एनालाइज करना, जो हमारे पास ये आर्टिकल है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अंडर द करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल कुड रेंडर अर्थ अनलिवेबल इफ लेफ्ट अनचेक्ड। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है यहाँ पर? अंधाधुन। इनडिस्क्रिमिनेट का क्या मतलब पढ़ा था हमने? अंधाधुन, यानी कि अंधाधुन किस्म की एक्सट्रैक्शन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास जो बहुत ही कीमती रिसोर्सेज हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। अगर हम अपनी करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें तो डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म की आप देख सकते हैं, माउंटेन्स को काटा जा रहा है और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों को ज़ाया किया जा रहा है। ठीक है, तो इन इस हवाले से जो है वो बता रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया कर रही हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो अर्थ है हमारी वो अनलिवेबल जो है वो हो चुकी है। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं इसको। द इंटरनेशनल साइंस panel notes that taken together human actions are undermining and challenging the fundamental processes that underpin a habitable biosphere and earth system resilience। ठीक है, यानी कि इसने अर्थ सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा एक सुवियर किस्म की सिचुएशन तक ये ले गए हैं ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ह्यूमन एक्शंस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जाहिर सी बात है प्लानिंग जारी है, कहीं पर घर बन रहे हैं, कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं। तो इसी तरीके से सैंड जो हमारे पास जो मेन नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, इसको ज़ाया किया जा रहा है। आगे देखते हैं वो क्या कहता है। इट वांट्स। ठीक है, ये वांट कर रहा है। इट कैन नो लॉन्गर बी टेकन फॉर ग्रांटेड दैट द प्लैनेट विल बी एबल टू कंटिन्यू टू सपोर्ट ह्यूमन वेलबींग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर वार्निंग क्या दी जा रही है कि हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि जो ह्यूमन वेलबींग है या डेवलपमेंट है वो उसी तरह से होती रहेगी। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूं ही ज़ाया करते रहे तो इंसानी जो डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है वो नहीं होगी, वो ख़त्म
हो जाएगी। आगे क्या कहता है राइटर, सैंड इज अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सट्रैक्टिंग एट अ ग्लोब स्केल। यहाँ पर कह रहा है कि जो सैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिसको जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्लोबल स्केल पर क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज़ाया कर रहे हैं। एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर कंक्रीट, asphalt and glass, it plays a critical role in societies and economies as the most used solid natural resource। ठीक है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है कि सैंड की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा ये आगे आपको बताएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, अ स्टडी इन साइंस फाउंड दैट between 2010 and between 900s and 2010, the global volume of natural resources used in buildings and transport infrastructure increased 23 fold। ठीक है, आपको नजर आएगा कि बिल्डिंग्स बनाने में डिफरेंट इस तरीके से चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैंड को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल और द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ दीज प्राइमरी मटेरियल इनपुट्स। ठीक है, इनमें इनपुट किसका सबसे ज़्यादा है, हमें ग्रेवल का और सैंड ही का नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैंड की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा ये अहम है। ठीक है, सैंड इज़ ऑल्सो यूज टू रिक्लेम लॉन्ग लॉन्ग कोस्ट लाइन्स फॉर डेवलपमेंट पर्पजेज आर टू क्रिएट न्यू आइलैंड। ठीक है, यानी कि सैंड जो है वो न्यू आइलैंड्स बनाने के लिए, कोस्ट लाइन बनाने के लिए भी उसका यूज़ जो है वो किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है। टुडे द लार्जेस्ट ग्लोबल माइनिंग एंडियोवर इज सैंड एक्सट्रैक्शन। इन द लास्ट 2 decades इट यूज हैज ट्रिपल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एंडियोवर किया जा रहा है, यानी कोशिश की जा रही है ग्लोबल माइनिंग सिस्टम में भी किसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर सैंड ही को, यानी मट्टी ही को किया जा रहा है एक्सट्रैक्ट। जाहिर सी बात है, उसी को खोदेंगे, उसी को काटेंगे तो वहां पर और भी चीजें जो हैं वो बनाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए इन चीजों को खत्म करके वहां पर सफाई करवा कर बिल्डिंग्स को तामीर किया जाता है। लेकिन अब इसका जो यूज है वो हम 2 decade से देखें तो बहुत ट्रिपल हो चुका है, ना सिर्फ डबल हो चुका है बल्कि क्या हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है। ठीक है, यानी इससे हमें इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा है कि सैंड की कितनी इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं हम। आगे वो कहता है, कॉमनली ड्रेच्ड फ्रॉम रिवर्स, एक्सकवेटेड फ्रॉम कोस्ट लाइन्स एंड माइंड, एज एस्टिमेटेड 50 billion tons of sand and gravels are being extracted every year, enough to build a wall 27-meter high and 27-meter wide around the planet according to UNEP। यानी आपको एक उन्होंने एक फैक्ट सा यहाँ पर दिया, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको एक फैक्ट सा बताया है कि इतने मीटर जो है हाई और इतने मीटर वाइड जो है इस प्लैनेट पर जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, किसको एक्सट्रैक्ट करके, सैंड को एक्सट्रैक्ट करके। बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। सैडली, यानी अब वो बता रहा है लेकिन ये एक मॉकिंग फैक्ट ही है, सैडली सैंड इज हार्वेस्टेड मच फास्टर देन इट कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड। ठीक है, जितना कि इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है ये ज्यादा एक बुरी, एक हमारे पास एक बुरा रवैया हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए था कि सैंड को और ज़्यादा हमारे पास आना चाहिए था। ठीक है, उसका यूज़ अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम रिसोर्स है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको ज़ाया ज़्यादा किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ इट्स यूज। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इट्स अनसस्टेनेबल माइनिंग हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो अब क्या है, इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ ज़ाया हो रही है चीज़। ठीक है, ज़ाया होने की वजह से खतरात बढ़ रहे हैं, किसके लिए खतरात बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए और किसके लिए, इकोसिस्टम के लिए डेफिनेटली। ठीक है, तो इस हवाले से हम देख सकते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी के हवाले से देखा जाए और अगर इस हम सिनेरियो में देखें तो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से भी हमारे पास सैंड बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सैंड को क्या किया जा रहा है, ज़ाया किया जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक काफ़ी जो है वो बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है, ल्यूक्रेटिव बिजनेस। ठीक है, ल्यूक्रेटिव क्या होता है, मुनाफा बख्श। ठीक है, ल्यूक्रेटिव बिजनेस बना दिया गया है, इज एंडेंजरिंग इकोसिस्टम। मुनाफा बख्श बिजनेस के लिए इकोसिस्टम को खतरे में डाल दिया गया है। ठीक है, खतरे में किस तरह डाल दिया गया है, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम मिट्टी को काट रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मगर उसकी वजह से हम अपने इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। इकोसिस्टम एंडेंजरिंग सिचुएशन में आ चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बाय 2050 अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोजेक्टेड 10 billion people will live in urban areas in the most populous regions of Asia। Africa, urbanization and infrastructure development will multiply pressures on sand mining।
ठीक है, हम देख सकते हैं कि इन तमाम एरियाज़ के अंदर आप देखें तो इतने परसेंटेज हमें जो है वो 2050 तक नज़र आएगी कि मल्टीप्लाई होकर आप देख सकते हैं कि कितनी सैंड माइनिंग और मज़ीद होगी। तो उस हिसाब से तो हमारी ये मिट्टी कितनी ज़्यादा ज़ाया होगी, स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीकन एरियाज़ में। ठीक है? उसके अलावा आगे देखते हैं एज़ द सेकंड मोस्ट यूज्ड रिसोर्स after water, sand is already a prized commodity and selling sand is a lucrative business particularly in South Asia. ठीक है, साउथ एशिया की वो वहाँ पे बात बता रहा है कि साउथ एशिया में जो है वो जो है वो मुनाफा बख्श इसको बना लिया गया है और सेलिंग सैंड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से मिट्टी काटी जा रही है, उठाई जा रही है और बाहर जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। तो पानी के से दूसरे नंबर पर मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया में इसको हम देख सकते हैं एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट वन क्या कहता है, however it is not a question of sand use for development only, sand is also critical to nature and sustain biodiversity and wetlands while protecting water supply and rivers flows। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारी सस्टेनेंस के लिए, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रही है मगर दूसरी तरफ जो एक नेचुरल सोर्स है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाला नेचुरल सोर्स है, उसको ज़ाया किया जा रहा है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, बाय मेंटेनिंग रिवर स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स फिशरीज एंड द पीपल डिपेंडेंट ऑन इट, इट प्रोटेक्ट्स mangroves against coastal erosion by keeping deltas above the rising seas and prevents salinations of aquifers by serving as natural water filtration। ठीक है, अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैनग्रोव्स मैनग्रोव्स के जंगलात हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी उनको भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही इस तरीके से। ठीक है, मट्टी हट जाएगी तो जंगलात कैसे बड़े होंगे, ठीक है, जंगलात नहीं होंगे, फिर इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेवरल नेशंस हैव framed sand strategies and policies, with some banning extraction from rivers. But in developing regions, particularly in several parts of Asia, sand has fallen through the cracks of policy regulation। कि दूसरे कंट्रीज अगर बात करें तो वो तो फ्रेम करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं इन चीज़ों को सेव करने के लिए, मगर पर्टिकुलरली अगर हम एशिया के पार्ट्स में देखें, एशियन एरियाज में देखें, तो यहाँ पर इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी हमें देखने को नहीं मिलती। सैंड हैज़ फॉलन थ्रू द क्रैक्स ऑफ पॉलिसी रेगुलेशन। ठीक है, तो वो हमें एक क्रैक नजर आ रहे हैं अपनी पॉलिसी रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफन इट इज एक्सप्लॉइटेड एज एन ओपन एक्सेस रिसोर्स, अनरेगुलेटेड सैंड माइनिंग इज प्लेइंग हैवुक विद द एनवायरनमेंट। हैवुक बताया था, तबाही को कहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के लिए क्या है, एक तबाही की सूरत हाल जो है वो पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा एक नेचुरल रिसोर्स जो है वो तबाही की तरफ लेकर जाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको डिमिनिश किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। रिवर बेड्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सैंड माइनिंग, रिजल्टिंग इन decimated rivers, lowered water tables, damaged floodplains, and lost habitats. Coastal ecosystems too are destroyed due to excessive sand mining. Deltas are shrinking, salinization is increasing, leading to loss of biodiversity and livelihoods। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके अंदर वो कहना ये चाह रहा है कि आप मेनली देखें तो सैंड माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें मेन देखें तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो भी हमें तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ से मिट्टी को हटाया जा रहा है। जब दरिया काट के मिट्टी लेकर आता है तो डेल्टा बिछाता है, जरखेज मिट्टी की एक तय में वहाँ पर बिछ जाती है। ठीक है, जो कि बहुत ही मुफीद होती है, कल्टीवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मगर जब ऐसा होगा कि वो मिट्टी जो है वो उसमें दरिया के रास्ते में कोई हर्डल्स नहीं होगी, हर्डल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, तो दरिया बहुत तेज़ी के साथ आएगा, पानी यानी कि बहुत तेज़ी से आएगा। तेज़ी से आएगा तो वो सब कुछ बहाकर अपने साथ ही अंदर ले जाएगा, जिस तरीके से क्या होगा, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर जो है वो मिट्टी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं द पाकिस्तानी प्रेस हैज रिपोर्टेड सेवरल स्टोरीज ऑफ डैमेज टू रिवराइन इकोसिस्टम्स थ्रू सैंड एक्सकवेशन इन रिवर्स एंड tributaries. In some cases, the courts have intervened to halt such activities. However, a lack of strict regulatory mechanisms make it easy for violators to continue dragging riverbeds.
ठीक है? यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक्सकवेशन की वजह से जो एक्सकवेशन हो रही है रिवरन इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है? उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो दरिया की और उस दरिया है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें यही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि क्या है कि बेसिकली हाउएवर द लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, ठीक है? लैक है, यानी कि कमी है, किस चीज़ की? स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म की कमी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं हमारी बेकार हो रही हैं, ज़ाया जा रही हैं। Mountains too are falling victim to sand quarrying and gravel mining. In the process, hill log are disappearing in several years, and several areas getting crushed into sand and gravel. ठीक है? A portion of the hills adjacent to Margila National Park is diminishing fast to meet the demands of the construction. इस पैराग्राफ में क्या कहता है, वो कह रहा है कि माउंटेन्स को भी इससे बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। किस तरह से? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, माउंटेन्स में तो मिट्टी मौजूद होती है। जब उनको माउंटेन्स को काटा जा रहा है, तो माउंटेन्स के अंदर मौजूद मिट्टी को भी ज़ाया किया जा रहा है, सैंड को ज़ाया किया जा रहा है, ठीक है? जब सैंड को ज़ाया किया जा रहा है, तो हम क्या देखेंगे, यानी कि इन दिस प्रोसेस हमें नज़र आएगा कि हिल लॉग जो हैं, हिल लॉक्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाएँगे सेवरल एरियाज़ से, ठीक है? यानी कि हमें नज़र ही नहीं आएँगे। उससे क्या होगा, हमारा एक जो मेन इम्पोर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्स है वो ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आएगा। जैसे कि इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया यहाँ पे मार्गला नेशनल पार्क की, जो कि ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? मतलब कि डेवलपमेंट एक तरह से तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डिमांड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद ये नेचुरल रिसोर्स है वो ख़त्म होता जा रहा है, और मेनली जो माउंटेन्स हैं वो हमें नज़र नहीं आएँगे कुछ अरसे में और भी ज़्यादा। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देख लेते हैं। टू रेज अवेयरनेस ऑफ द स्केल एंड इम्पैक्ट ऑफ सैंड एक्सट्रैक्शन, UNEP's एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट स्टैंड एंड सस्टेनेबिलिटी हाईलाइट द लिंक्स बिटवीन सैंड एंड एनवायरमेंट एंड SDGs. It recommends that sand be clarified as a strategic resource and calls for its sustainable extraction to avoid environmental destruction. ठीक है? यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जो SDGs है ना हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ठीक है? इसके हवाले से इसमें भी काम किया जाना चाहिए। UNEP भी काम कर रही है काफ़ी उस हवाले से कि इस चीज़ को ज़ाया ना किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज़ को सेव किया जाए। यही हमारे इकोसिस्टम के लिए आगे जो है वो और भी ज़्यादा मज़ीद हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ठीक है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। द रिपोर्ट्स other recommendation include mapping and monitoring and minimize over exploitation and regulates sand harvesting in a sustainable manner. It also makes a case for circularly in sand use. ठीक है? यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी डेवलपिंग पॉलिसीज होनी चाहिए जिनकी वजह से इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को सेव किया जा सके। ठीक है? आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। After remaining below the radar of most governments, sand extraction is now on the agenda of top policymakers, including the UN Environment Assembly, which adopted two resolution on the subject at its last session. ठीक है, जैसे कि UN EP ने जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुतादद कदम इकदामात उठाए हैं, तो इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है वो टॉप प्रायोरिटी या टॉप एजेंडा जो है वो इन रिसोर्सेज को सेव करने के हवाले से ही रखें। ठीक है? तभी हम जो है वो बेहतर जो है वो इकोसिस्टम को डेवलप कर पाएँगे। जैसा कि कहते हैं कि क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड टू एक्सपोज़ देयर ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोसिस्टम टू सीरियस डैमेज भी बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सैंड. कंसल्टेटिव एंगेजमेंट विद द लोकल अथॉरिटीज़, कम्युनिटीज़ एंड अदर स्टेकहोल्डर्स इज़ एसेंशियल फॉर अडॉप्टिंग अ रेगुलेटरी मैकेनिज़्म फॉर सस्टेनेबल सैंड हार्वेस्टिंग. ठीक है? इसमें यहाँ पर यही कहा जा रहा है जैसे कि पाकिस्तान की, यानी कि वल्नरेबल यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीक, क्लाइमेट पहले से ही जो अपनी उस तरीके से क्लाइमेट चेंजेस को बेहतर बनाने की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस तरह के कंट्रीज़, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उनको यही चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी मेकिंग में उसको मेन एजेंडा रखें, इन चीज़ों को सेव करें, इनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें। ओवर एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम को जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की मैकेनिज़्म जो हैं वो बनाई जानी चाहिए। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास था जी जो है इसका क्रिटिकली एनालाइज़ कर दिया गया है। ठीक है? मैंने कर दिया आपको, और अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।